नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर दमदार। मैं हूं शीनम शर्मा। सबसे पहली खबर, विधानसभा में संजय निषाद के बयान पर हंगामा हुआ है। फूलन देवी की हत्या पर दिए गए बयान को लेकर हंगामा मचा। एसपी को बताया फूलन देवी का हत्यारा। संजय निषाद ने कहा कि फूलन देवी का सपा से मोहभंग हो गया था। उन्होंने अपनी अलग पार्टी बना ली थी और उनकी हत्या हो गई, जिस पर समाजवादी पार्टी ने पलटवार किया है। कि बिना सबूत के, बिना साक्ष्य के किसी पर आरोप नहीं लगाना चाहिए। संजय निषाद जी, एक मिनट शांत रहिए। फूलन देवी के हत्यारे आप लोग हैं। जमुना निषाद, दर्जन भर निषाद नेताओं के हत्यारे कि बिना सबूत के, बिना साक्ष्य के किसी पर आरोप नहीं लगाना चाहिए। संजय निषाद जी वरिष्ठ नेता हैं। जमुना प्रसाद जी हमारे नेता थे, तब ये बहुत कुछ नहीं थे। अब वो नहीं हैं तो ये बड़े नेता वहाँ के हैं। हम उनके नेतृत्व को कोई चुनौती नहीं देते, लेकिन ये सही है कि फूलन देवी को जिसने मारा वो पकड़ा गया, जेल भी गया होगा, मुकदमा भी चला। लेकिन यहाँ आप एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, आपको ये कह देना कि फूलन देवी के आप हत्यारे हैं, ये उचित नहीं है। वहीं विपक्ष के हंगामे के बाद संजय निषाद एक बार फिर से उठे और फूलन देवी पर दिए गए अपने बयान पर क्या कहा, सुनिए। जी सर, फूलन देवी का नहीं माननीय सदस्य ये कर लीजिए, सजा देना होगा दे दीजिएगा। लेकिन मैं तो अपने वंश पर 1 दर्जन निषादों की हत्या हुई है। कोई नेता बाकी नहीं हमें छोड़कर। कौन आएगा समाज का नेतृत्व करने? कोई सिंगल नेता देश में बचा, बता दीजिए। नहीं बचा है। माननीय सदस्य, फूलन देवी माननीय सदस्य इस बहन फूलन देवी का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, पार्टी कहलाए। ठीक है, वो बात सुन ली गई। जो उन्होंने कहा वो भी निकलवा दी जाएगी या देख लिया जाएगा। आपसे मेरा निवेदन है कि बस 1 मिनट में सुनने देंगे ना। सीबीआई जांच कराना। मैं कह रहा हूँ माननीय मंत्री जी प्लीज, फूलन देवी का आप से मोह भंग हो गया। उत्तर प्रदेश कैसे विकसित बने बना लिया 27 दिन बाद, जब उन्होंने एक अलग पार्टी बना लिया और अलग से पार्टी बना लिया, तो जब अलग से पार्टी बना लिया 27 दिन बाद हत्या हो गई। माननीय वाचस्पति जी होनी चाहिए ना। विजन डॉक्यूमेंट 2047 को लेकर यूपी विधानसभा में चर्चा जारी है। वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी पर दूरदर्शिता के अभाव का आरोप लगाया। वहीं मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने सदन में विपक्ष के रवैये को लेकर नाराजगी जताई। समाजवादी पार्टी कई बार लगता है वो उसके पास दूरदृष्टि नहीं है। उन्हें भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी से सीखना चाहिए। दुनिया सीख रही है, लेकिन इनको लगता है कि ये ही सबसे ज़्यादा जानकार है। बयानवीरता अलग चीज़ होती है, विकास अलग चीज़ होता है, और सबका साथ सबका विकास करना और भी अलग होता है। दुनिया के कुछ देश भारत से क्यों आगे निकल गए और भारत के कुछ प्रदेश उत्तर प्रदेश से क्यों आगे निकल गए, इस पर बहुत गहन चर्चा और चिंतन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक बड़ा संकल्प, एक दिशा निर्देश हम सब के साथ है कि 2047 तक भारत कैसे विकसित हो, और भारत के विकसित होने के लिए उत्तर प्रदेश की भूमिका बहुत जरूरी है। तो उसमें लगातार ये प्रयास चला, संबंधीगण अपना प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष अब भी अपनी व्यवहार से विरत नहीं है, बाज नहीं आ रहा है। किसी न किसी बात को ले हंगामा करना, बोलना, टिप्पणी करना, व्यवधान करना, यानी बिल्कुल भी गंभीरता विपक्ष के अंदर विजन डॉक्यूमेंट को लेकर के नहीं है। अनर्गल टिप्पणियाँ करना, वक्ताओं को टोकना, अनावश्यक टिप्पणियाँ करना, ये सब चीज़ लगातार है। गंभीरता जो उनकी होनी चाहिए वो दिखती नहीं है। एक अच्छी भूमिका जो विपक्षी होनी चाहिए उसके दूर दूर तक के पास नहीं है, और मुझको लगता है ये ठीक नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी आधे मुख्यमंत्री लगातार अपने विजन पर, अपने संकल्प पर प्रतिबद्ध हैं और संकल्पित हैं,
और लगातार उसको बढ़ाने का काम कर रहे हैं। विजन डॉक्यूमेंट पर चर्चा के दौरान डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि 2017 से पहले राज्य के हालात काफी खराब थे। उन्होंने आरोप ये लगाया कि अपराधियों को सरकार का संरक्षण हासिल था। इस पर विपक्षी विधायकों ने हंगामा किया। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की माननीय अध्यक्ष जी इतनी बुरी हालत थी, हत्या, डकैती, लूट, बलात्कार करने वाले लोग सरकारी संरक्षण में। सुनिए अरे 47 आगे का बताओ 47 बताओ। आदरणीय अध्यक्ष जी, आप अच्छी तरह जानते हैं जब ये विधानसभा चलती थी, विधानसभा के चारों तरफ एक एक गाड़ी में 10-10 बंदूकें रख करके गुंडे माफिया आते थे विधायकों के साथ में। मैं अखबार के मित्र बैठे हैं, फुटेज निकाल करके देख लें। जहां तक विजन का सवाल है, सड़कों का बुरा हाल था। आज उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक एक्सप्रेसवेज है। आधा दर्जन से अधिक एक्सप्रेसवेज काम कर रहे हैं और आधा दर्जन से अधिक पाइपलाइन में है। सभी जिलों को 75 के 75 जिलों, अरे सुन लो भाई, 75 के 75 जिलों को 4 लेन से जोड़ा गया है। अरे अभी देखो सभी ने बोला था, माननीय शिवपाल जी ने भी बोला था ऐसे ऐसे हो रहा है। तो 70 के 75 जिलों को 4 लेन से अध्यक्ष जी जोड़ा गया है। ये पीडब्ल्यूडी ने काम करके दिखाया अध्यक्ष जी। और मैं बता दूं, हमारे विपक्ष के साथी बैठे हैं, अपने सीने पर हाथ रख के बता दें, इसी प्रदेश में 17 से पहले एक हफ्ता बिजली दिन में आती थी, एक हफ्ता रात में आती थी, रोटेशन चलता था। वहीं समाजवादी पार्टी के बागी विधायक मनोज पांडे के एक बयान पर सीएम योगी भी हंसने लगे। क्या कहा मनोज पांडे ने, आप भी सुनिए। हमारी विराट संस्कृति, हमारी सभ्यता, यही भारत की पहचान है। वो कांवड़िया भी भारत के संस्कार है, सभ्यता है। उनकी पहचान दुनिया की कोई ताकत नहीं खत्म कर सकता। उनका अगर अपमान करोगे तो भारत का अपमान करने जा रहे हो। इसलिए मैं आज की इस 24 घंटे का जो सदन रखा है, मैं उसके लिए आपको आभार प्रकट करता हूँ। नेता सदन को भी आभार प्रकट करता हूँ। अपने इन भाइयों का भी अपमान कभी मैं अपमान नहीं कर रहा हूँ। इनका भी मैं सम्मान करता हूँ। इनका भी सम्मान करता हूँ, इनका भी आभार प्रकट करता हूँ। आपका सम्मान कर रहे हैं, इनका भी सम्मान करता हूँ। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ पुरानी बातें याद रही होंगी तभी ये शब्द निकल गया। लखनऊ में सीएम योगी ने हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की। इस मौके पर उन्होंने हरी झंडी दिखाकर तिरंगा यात्रा को रवाना किया। अपने संबोधन में कहा कि हर भारतीय के घर पर ये तिरंगा लहराना चाहिए। यह हमारे देश और सैनिकों के सम्मान का प्रतीक है। देश की आज़ादी के समारोह में भागीदार बनकर समाज को बांटने वाले तत्वों को बेनकाब करें। ये तिरंगा यात्रा मात्र यात्रा नहीं है, ये भारत माता के प्रति, भारतीय महापुरुषों के प्रति, अपने क्रांतिकारियों के प्रति, वीर सैनिकों के प्रति हमारी कृतज्ञता भी है। आजादी के पहले समारोह के साथ ही हर गांव में, हर नगर में, हर जनपद में ये तिरंगा यात्रा इस बात का उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है। आज हम उत्तर प्रदेश के अंदर हर घर तिरंगा के इस कार्यक्रम के साथ जुड़ रहे हैं। हर घर तिरंगा, सेल्फी विद तिरंगा, हर भारतीय के घर में भारत के आन बान और शान के प्रतीक ये तिरंगा लहराया जाना चाहिए, क्योंकि यह हमारे देश का भी और हमारे सैनिकों के भी सम्मान का प्रतीक है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हर घर तिरंगा अभियान में शामिल हुए। इस अभियान के तहत सीएम योगी ने लखनऊ में अपने सरकारी आवास पर तिरंगा फहराया। उन्होंने तिरंगा फहराकर झंडे के साथ सेल्फी भी ली है।
तो तिरंगे के साथ सेल्फी लेते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इस वक्त आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। उन्होंने सीएम आवास पर तिरंगा फहराया और तिरंगे के साथ सेल्फी ली। बढ़ते हैं आगे। गोंडा के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने एक बार फिर से दबदबे की याद दिलाई है। दरअसल एक कथा कार्यक्रम में बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि इस समय गोंडा का नाम दुनिया में दबदबा नाम से है। किसी भी तीर्थ स्थान पर जाकर बोलिए गोंडा वाले हैं, हर कोई बता देगा दबदबा वाले हैं। और ये कथा कहाँ होगी? गोंडा में होगी। और गोंडा कौन है? दबदबा कलाओं को चलाई है। मेरे बच्चों, इस समय गोंडा का नाम दुनिया में किसी भी तीर्थ स्थान पर जाओ, हिंदुस्तान के किसी भी तीर्थ स्थान पर जाओ, कहीं भी जाओ, साउथ जाओ, झारखंड जाओ, कहूं जाओ, बस बता दो हम गोंडा वाले हैं, तो बता देंगे ये दबदबा वाले हैं। यूपी कांग्रेस के एक ट्वीट से वाराणसी के संत समाज नाराज हैं। दरअसल यूपी कांग्रेस ने चुनाव आयोग पर कथित वोट चोरी का आरोप लगाते हुए एक लिस्ट ट्वीट की थी, जिसमें राजकमल दास नाम के शख्स के 50 बेटे दर्शाए गए हैं। राजकमल दास राम जानकी मठ के संस्थापक हैं, जिसको लेकर राम जानकी मठ से जुड़े संतों में नाराजगी है। उन्होंने कांग्रेस पर गुरु शिष्य परंपरा को बदनाम करने का आरोप लगाया। संतों के मुताबिक मठ में संत उपाधि धारण करने के बाद गुरु को ही पिता का दर्जा दिया जाता है। तो वो गुरु जी की ही जगह शिष्यों के नाम आते हैं। ऐसी परंपरा रही हमारे मठ मंदिरों की कि जो विरक्त महात्मा होते हैं वो गुरु जी का ही नाम लिखते हैं और जो गृहस्थ होते हैं वो गुरु जी का नाम नहीं लिखते हैं। तो लिस्ट में जो है महाराज जी के शिष्य हैं वो अन्यत्र शिष्य हैं, बहुत शिष्य बनते हैं महाराज श्री के शिष्य। तो वो कहते हैं कि एक डेट में एक जन्म में तो महाराज श्री के 4-5 शिष्य अगर एक दिन दीक्षा लेते हैं तो वो उसी दिन दर्ज हो जाता है। लिस्ट में जो भी थे उसमें तो संशोधन करा दिया गया। 2023 के पहले की बात है जी, अभी की नहीं है। अभी तो बार बार ये लोग मुद्दा उठा देते हैं। ये पहले का था। जो विद्याध्ययन करने के लिए विद्यार्थी आते हैं वो आजीवन नहीं पर लेके विरक्त भी हो जाते हैं तो गुरु जी का ही नाम दे देते हैं वो लोग। तो लिस्ट सही था वो। तो पूरे भारत की यह परंपरा है कि जो विरक्त अथवा संन्यास्त शिष्य हैं उनके पिता के नाम के जगह गुरु का नाम लिखा जाता है। और संसद के द्वारा यह प्रस्ताव भी पारित हुआ है कि जिन जिन जो साधु हैं वो अपने पिता के नाम की जगह गुरु का नाम लिखें। पासपोर्ट आदि में दिक्कत आता था उस विषय में। तो यह लिस्ट एकदम सही है, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि गुरु जी के 45 औरस पुत्र हैं, बल्कि यह है कि 45 विरक्त शिष्य हैं। दरअसल मंगलवार को इस मुद्दे पर यूपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने जांच की मांग उठाई थी। उन्होंने क्या कहा था आपको सुनवाते हैं। 72 साल के बच्चे हैं, उसमें एक एक परिवार में इस तरह के लोग हैं तो उसकी पूरी जांच होनी चाहिए। अभी के घर में 50-50 लोग निकल रहे हैं, 60-60 लोग निकल रहे हैं, उनके 49 बच्चे निकल रहे हैं। क्या है ये भी तो सब जांच होने दीजिए, सारी चीजें सामने आ रही है। फतेहपुर के विवादित मकबरे को लेकर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। अब बीजेपी के सदर सीट से पूर्व विधायक विक्रम सिंह ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने विवादित स्थल को मंदिर बताया है। उनका कहना है कि ये स्थान एक मंदिर है जिस पर मुस्लिम पक्ष ने अवैध तरीके से कब्जा किया और सपा शासनकाल में इसे वक्फ संपत्ति घोषित किया गया। जगह है, यहाँ पर कुछ समय पूर्व तक पूजा पाठ हुआ करता था। कुछ समय पूर्व सपा के कार्यकाल में वहाँ कुछ लोगों ने अपने आप को वक्फ घोषित किया, कैसे मुतवली बने उसके, ये सब अभी मुझे लगता है कि अधिकारियों को ढूंढना है, प्रशासन के लोगों को। लेकिन जो सही बात है वो ये है कि वो जगह जो उसके ऊपर अनधिकृत तौर से कब्जा करके वहाँ पर कुछ मज़ारें और ये सब बनाई गई हैं। संभल में अवैध दुकानों और निर्माण पर बुलडोजर एक्शन जारी है। आज संभल में कई दुकानों को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया। प्रशासन लगातार अवैध निर्माण और अतिक्रमण पर कार्रवाई कर रहा है। हालांकि प्रशासन की कार्रवाई का विरोध स्थानीय लोग भी कर रहे हैं, जिनकी दुकानें या फिर अवैध निर्माण इस कार्रवाई की जद में आ रहा है।
नोएडा में पश्चिम बंगाल के एक परिवार ने सेक्टर 44 स्थित ओयो होटल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। परिवार का आरोप यह है कि होटल रिसेप्शन पर मौजूद लोगों ने उन्हें बांग्लादेशी बोलकर कमरा नहीं दिया, जबकि होटल स्टाफ ने परिवार के तमाम आरोपों को बेबुनियाद बताया। होटल स्टाफ ने बताया कि रूम में सीलन की वजह से परिवार को कमरा नहीं दिया गया था। वहीं 15 अगस्त के मद्देनजर भी पुलिस सिक्योरिटी टाइट है। होटल में आने जाने वालों से भी पूछताछ की जा रही है। ना पुलिस ने मना किया है? ऐसा कुछ नहीं सर, हमारा दिन रात का काम है। हम आईडी देख के रूम देते हैं कि कौन कहाँ से कौन क्या है। वेस्ट बंगाल में बांग्लादेश में बहुत फ़र्क है ना। बांग्लादेश दूसरा देश हो गया, वेस्ट बंगाल तो हमारा ही है, पश्चिम बंगाल है, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं है और ये जो आरोप लगाए हुए बिल्कुल गलत है। हमें तो रूम देना ही देना है कस्टमर को। अगर ऐसे आप कोई भी आएगा तो हम रूम देने के लिए बैठे हैं। ये तो नहीं है हमने इतनी बड़ी प्रॉपर्टी खोली है ओयो ने कि भाई उसने प्रॉपर्टी खोल ली और हम सेल उसको बिल्कुल नहीं दे रहे हैं, ऐसे तो बंद हो जाएगी। तो यही है, उनको रूम पसंद नहीं आया। पुलिस भी आई है पूछताछ के लिए? हाँ, पुलिस आई है क्योंकि उन्होंने बताया कि पुलिस ने मना करा हुआ है और पुलिस ने कुछ भी नहीं बोला इस बारे में। वाराणसी में धर्मांतरण कराने की कोशिश का एक मामला सामने आया। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। आरोप यह है कि मुस्लिम युवक हिंदू बनकर मैट्रिमोनियल साइट के जरिए हिंदू लड़की से मुलाकात की थी उसने, और साथ ही शारीरिक संबंध बनाए। पीड़िता पर धर्मांतरण का दबाव भी उसने बनाया। आरोपी मोहम्मद शफर रिजवी ने संग्राम सिंह बनकर ये सारा खेल रचा था। शातिर ने शादी की बात कर लड़की से शारीरिक संबंध बनाए, साथ ही जरूरी काम बताकर युवती से 5 लाख रुपए भी हड़प लिए और पुलिस ने अब शातिर को गिरफ्तार कर लिया है। फर्रुखाबाद से ये गिरफ्तारी हुई है। के थ्रू आए तथा व्यक्ति ने अपना नाम उनको बताया कि मेरा नाम सम्राट सिंह है, जिससे इनके बीच में नज़दीकियां बढ़ी तथा इनके बीच में संबंध बने और उसके बाद उससे ठगी करने की कोशिश कर रहा था। उपयुक्त धारा में मुकदमा पंजीकृत कर धर्मांतरण का दबाव डाल रहा था, जो महिला ने तहरीर में दिया है। बाकी तो अभी जांच का विषय, उस पर जांच की जा रही है मुकदमा पंजीकृत करके। लखनऊ से अगली खबर, सरकारी स्कॉलरशिप हड़पने का आरोपी मदरसे का प्रिंसिपल गिरफ्तार कर लिया गया है। ईओडब्ल्यू ने प्रिंसिपल अब्दुल रहमान को गिरफ्तार किया है। भावनपुर मेरठ के मदरसा खदीज तुल कुबरा लिल बनात के प्रिंसिपल को गिरफ्तार किया गया है। अल्पसंख्यक प्री मैट्रिक छात्रों को मिलने वाली स्कॉलरशिप के 1.16 लाख रुपए हड़पने के मामले में ये गिरफ्तारी की गई है। बढ़ते हैं आगे, नोएडा से अगली खबर, जहां पर एक महिला ने बाइक सवार 3 युवकों पर छेड़खानी का आरोप लगाया है। इसके बाद थाना फेज 3 पुलिस ने वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए 36,000 का चालान काटा है। साथ ही पुलिस ने आरोपी बाइक सवारों को पूछताछ के लिए भी बुलाया। वायरल वीडियो थाना फेज 3 क्षेत्र का बताया गया है। इटावा के नगला महानंद गांव में अचानक से कब्र बनाए जाने से हड़कंप मच गया है। एसडीएम के निर्देशन में पुलिस ने कब्र को तोड़कर जगह को समतल कराया। आरोप यह है कि नगला महानंद गांव के लिंक मार्ग पर रातों रात कब्र बना दी गई। अगले दिन जब ग्रामीणों ने देखा तो पुलिस को सूचना दी गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। महोबा में अनुसूचित जाति की महिला को सरकारी हैंडपंप से पानी भरना महंगा पड़ गया। गांव के दबंग ने महिला की लाठी से जमकर पिटाई कर डाली। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है। पुलिस ने मामला दर्ज किया और आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। महिला का आरोप यह है कि दबंग ने जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए गाली गलौज की। घटना महोब कंठ थाना क्षेत्र के भुजपुरा गाँव की बताई गई है। ग्रेटर नोएडा के नामी स्कूल में मासूम बच्चे के साथ डिजिटल रेप के मामले में जिला कोर्ट ने दोषी को उम्र कैद की सजा सुनाई। साथ ही स्कूल पर 10 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है। घटना 12 जुलाई 2018 की है, जब स्कूल के स्विमिंग पूल के पास लाइफगार्ड चंडीदास ने 3 साल की मासूम के साथ दरिंदगी की थी। हैरानी की बात ये थी कि स्कूल प्रबंधन दोषी पर कार्रवाई करने की बजाय पीड़ित के अभिभावक पर दबाव बनाकर मामले को रफा दफा करने में जुटा रहा, जिसको लेकर जिला कोर्ट ने अपने फैसले में स्कूल प्रबंधन को भी घोर लापरवाही का दोषी माना।
कोर्ट ने कहा कि स्कूल परिसर में बच्चों की सुरक्षा की जिम्मेदारी सीधे तौर पर प्रबंधन की होती है, लेकिन इस मामले में सुरक्षा के इंतजाम नाकाफी थे। ये जो घटना है ये 12/7/2018 की है। इसमें पीड़िता है जो वो अपने घर से विद्यालय के लिए गई थी और ये विद्यालय है अपना ग्रेटर नोएडा में स्थित है डीपीएस विद्यालय, वहाँ की घटना है। वहाँ शिक्षण के दौरान वहाँ जो स्विमिंग का भी वो होता है, तो स्विमिंग पूल के बाहर कुछ समय में जब बच्चे निकले थे, निकलने के बाद ये घटना हुई थी। तो स्विमिंग पूल के बाहर जो सफाई कर्मी था उसके द्वारा ये घटना की गई है, जिसका नाम चंडीदास था और उसको उसके इस कृत्य के लिए आजीवन की कैद माननीय न्यायालय ने सुनाई है। यात्रा के दौरान 12 से ज्यादा लोगों ने आयोजक मंडल पर हमला कर दिया, जिससे यात्रा को रद्द करना पड़ा। इस हमले में कई लोगों के घायल होने की खबर है। हमलावरों ने एक शख्स का कान भी काट लिया और पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को हिरासत में ले लिया है और उससे अब पूछताछ की जा रही है। और इनके पति द्वारा कुछ लोगों के साथ मीटिंग की जा रही थी। इसी बीच गांव के कुछ लोगों द्वारा इसका विरोध किया गया था, जिसमें इनके द्वारा आपत्ति की गई, तो उनके द्वारा मारपीट की घटना कारित की गई है, जिसमें 5-7 युवक शामिल थे, जिसमें एक मयंक दुबे, आयुष चतुर्वेदी सहित 4-5 लोग प्रधान के साथ मारपीट की, जिसके उनके कान के ऊपर चोटें आई हैं। महोबा में 3 दिन पहले जिस महिला पर उसके दामाद ने चाकू से हमला कर दिया था, आज इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई। महिला की मौत के बाद मृतका की लड़की ने अपने पति पर कई गंभीर आरोप लगाए, साथ ही पुलिस प्रशासन पर भी लापरवाही का आरोप लगाया। दरअसल 3 दिन पहले महिला के पति ने अपनी सास पर चाकू से हमला कर फरार हो गया था। ये सारा विवाद प्रॉपर्टी से जुड़ा बताया जा रहा है। महिला की मौत के बाद पुलिस एक्शन में आई और आरोपी की तलाश में लगी हुई है। समद नगर मोहल्ला की ये घटना बताई गई है। कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत समद नगर में एक महिला को उनके दामाद ने घायल कर दिया था, जिनकी तहरीर पर थाने पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। महिला को बेहतर उपचार हेतु ग्वालियर रेफर किया गया था, जहां दौराने इलाज उनकी दुखद मृत्यु हो गई है। उक्त घटना के संदर्भ में अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु टीमों का गठन किया गया है। अतिशीघ्र अभियुक्त की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। प्रतापगढ़ की सड़कों पर लगभग 36,809 ऐसी गाड़ियां फर्राटा भर रही हैं, जिनके पंजीकरण की समय सीमा पूरी हो चुकी है। इसमें 5,835 4 पहिया गाड़ी, 29,824 बाइक और 1,150 मोपेड शामिल हैं। हालांकि परिवहन विभाग की ओर से रिन्यूअल कराने का नोटिस भी भेजा गया है। एआरटीओ के मुताबिक प्रशासन की ओर से सख्त कदम उठाया जा रहा है। आपको बता दें कि 15 साल से ज़्यादा पुरानी गाड़ियों के पंजीकरण की अवधि पूरी होने पर उन्हें फिर से पंजीकृत कराना होता है। खबरों का सिलसिला जारी है, वक्त एक छोटे से ब्रेक का।